अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना। कल एंड क्या किया था मैंने? हाँ, बाय प्रोडक्ट लिखा था और एक सवाल दिया था होमवर्क, उसमें स्प्रिंग 10 की बात कर रहा हूँ। उसमें डिपार्टमेंट ए में एक मसला होता है, वो है क्वांटिटी स्केड्यूल। स्प्रिंग 10। अच्छा, ये प्रोसेस कॉस्टिंग में इतने सारे दिन लगा के इतनी मेहनत कर ली, ये अभी आखिर के 2-3 दिन है। इसमें ना होमवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, सारी मेहनत आके कंक्लूड हो रही है। तो अभी तक क्या हालात है प्रोसेस कॉस्टिंग के? सही, आसान। अच्छा, लास्ट टाइम इसका ना बड़ा सवाल नहीं आया, ये थोड़ा सा मिक्स हुआ था डिसीजन मेकिंग के साथ, इसलिए शायद इस दफा इसका बड़ा सवाल हो शायद। क्या हो गया? और मुश्किल ना करना, मैंने मुश्किल करना है। चले मैं बात कर लूंगा कैसे, ठीक है, वो आसान सा बता देंगे। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस डिपार्टमेंट ए 64500 इनपुट क्लोजिंग 20। इंस्पेक्शन स्टेज क्या है? डिपार्टमेंट ए में है ही नहीं, डिपार्टमेंट ए में नहीं है। और नॉर्मल लॉस 5% ऑफ आउटपुट है, तो इसलिए इंस्पेक्शन स्टेज होती भी तो हमने फिर भी आउटपुट पे ही परसेंटेज लगानी थी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आपको आउटपुट नहीं बताया हुआ, ये इसमें एक मसला है। ये तो पता है कि नॉर्मल लॉस आउटपुट का परसेंटेज है, तो हमें नॉर्मल लॉस भी नहीं पता और आउटपुट भी नहीं पता, और हमने वैसे भी एएल और एजी वो भी बैलेंस करके निकालना होता है, तो वो भी नहीं पता। और एएल एजी से याद आया, कल एक बच्चे ने सवाल पूछा था, बाकी भी सुन ले, हो सकता है बाकियों को भी कंफ्यूजन हो। हम यहां बैलेंसिंग करके एएल एजी निकालते हैं, कैसे पता कि वो एएल है या एजी है? नहीं, इसमें टेबल में वो तो ठीक है, एक्चुअल ज्यादा है तो नॉर्मल लॉस है, एक्चुअल कम है तो नॉर्मल गेन है। इस टेबल से बैलेंसिंग करके कैसे पहचाने कि एएल है कि एजी है? आप जब इसको बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं ना, बैलेंसिंग फिगर, इसको छोड़ के इन सब को प्लस माइनस कर लें और इससे डिफरेंस ले लें। अगर इन सब के प्लस माइनस का जो आंसर है वो इससे ज्यादा है तो और लॉस होगा, और अगर इन सब का टोटल ये ज्यादा है तो नॉर्मल गेन आएगा। और अगर आपको इससे भी नहीं समझ आ रहा तो दिस प्लस दिस माइनस दिस माइनस दिस माइनस दिस, डिफरेंस ही लेना है ना, डिफरेंस। आंसर इस सवाल में नहीं कह रहा, वैसे कह रहा हूं, आंसर आ गया जी 300, डिफरेंस तो ले सकते हैं, दिस प्लस दिस माइनस दिस माइनस दिस माइनस दिस, डिफरेंस लेने। अब अगला मसला रह गया कि माइनस लगाएंगे कि प्लस लगाएंगे। अब आप सीधा चले, दिस प्लस दिस माइनस दिस माइनस दिस, 300 माइनस करके अगर ये आंसर आ रहा है तो माइनस लगा दे 300 के साथ, 300 प्लस करके ये आंसर आ रहा है तो प्लस लगा दे। तो माइनस लगाया तो एएल है, प्लस लगाया तो एजी है। किसने पूछा था? नहीं, वो क्लास का ही था। अच्छा जी, अब आते हैं इस सवाल पे। तो इस सवाल में मसला ये है कि ये जो नॉर्मल लॉस है, अगर ये इनकी परसेंटेज होता तो इनके ऊपर लगा लेते परसेंटेज, लेकिन ये है इसकी परसेंटेज, ये इसका 5%, 5% है। हमें इसमें से एक ही बैलेंसिंग फिगर निकालनी होती है जो कुछ भी आज तक किया, या तो ये गिवन होते हैं तो हम ये फाइंड करते हैं, या फिर ये गिवन होता है तो हम ये फाइंड करते हैं। लेकिन अब इतने सारी मिसिंग एक इक्वेशन से नहीं निकल सकते। ये एक इक्वेशन है,
दिस प्लस दिस माइनस दिस माइनस दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस। तो ये इक्वेशन है, तो एक इक्वेशन से एक ही मिसिंग फिगर निकलती है, तीन नहीं निकल सकती। अब चूंकि इतनी सब मिसिंग है तो इसको तो हमें जीरो ही अज्यूम करना पड़ेगा, ये मुश्किल तो हटाए ना, इसलिए ये जीरो है। अब आप यहां इक्वेशन बना लें, ये x है तो वो 0.05x है। अब सॉल्व करके x निकाल। हाँ जी, तो इससे आप सॉल्व करके जब x निकालेंगे तो वो आएगा 6, 10, तो फिर ये 305। ये डिपार्टमेंट ए, और डिपार्टमेंट ए का स्केड्यूल और फिर आगे ईपी और कॉस्ट पर यूनिट और स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन। प्रोसेस ए में कोई और सवाल जिन्होंने किया है? प्रोसेस ए में कोई और सवाल? प्रोसेस बी, ये कैसे पता कि केस 1 है कि केस 2 है कि केस 3 है? नहीं, केस 1 2 3 2 है क्योंकि नया मटेरियल ऐड हो रहा है और उसकी क्वांटिटी भी है, इसलिए केस 2 है। अब अगर केस 2 है तो फिर देखना पड़ता है कि 0.4 है या 0.5 है। तो 0.5 है क्योंकि इंस्पेक्शन पहले हो रही है, मटेरियल बाद में आ रहा है। ये लिखा हुआ है कि इंस्पेक्शन हो रही है नए मटेरियल से पहले या नया मटेरियल इंस्पेक्शन के बाद आ रहा है। तो ये 0.5 वाली गहराई है जिसमें हमें वो 100 रुपए किलो दूध और वो एडजस्टेड पर यूनिट कॉस्ट वो निकालनी पड़ेगी। प्रोसेस 2 में एक मसला ये होता है कि इंस्पेक्शन स्टेज कितनी है? 60%, और नॉर्मल लॉस कितना है? 10% ऑफ इनपुट। इन डिपार्टमेंट बी 10% ऑफ द यूनिट्स प्रोसेस्ड, यानी जो प्रोसेस में है यूनिट्स, यानी 10% ऑफ इनपुट। तो इसलिए इसमें इंस्पेक्शन स्टेज लगानी पड़ेगी। और ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस डिपार्टमेंट बी का क्वांटिटी स्केड्यूल बना रहा हूं। ओपनिंग कितना है? 40,000। ट्रांसफर इन 6,10,000। न्यू मटेरियल 5 लाख। क्लोजिंग 50,000। नॉर्मल लॉस, इंस्पेक्शन स्टेज के बाद नया मटेरियल आ रहा है तो ये तो इंस्पेक्टेड में नहीं है। ओपनिंग पिछले महीने इंस्पेक्ट हो गया था, वो भी काउंट नहीं होगा। क्लोजिंग इंस्पेक्ट हो गया है तो माइनस नहीं होगा, इसलिए इंस्पेक्टेड यूनिट्स रह जाएंगे सिर्फ 6-10। 61,000। एक्चुअल लॉस नॉर्मल लॉस से 10% ज्यादा है। किसका 10%? 60, क्योंकि नॉर्मल से 10% ज्यादा है तो ये 100 है, और वो जो ज्यादा है वही तो एबनॉर्मल लॉस होता है। तो एबनॉर्मल लॉस हो गया इसका 10%। तो यहां से अब आउटपुट निकलेगा। ड्यूरिंग द ईयर एक्चुअल इवेपोरेशन वाज 10% हायर देन नॉर्मल, तो जिससे तो वो 100 होता है, यानी नॉर्मल लॉस से 10% ज्यादा है तो नॉर्मल लॉस का 10%, और वो जो ज्यादा है वही एबनॉर्मल लॉस। तो इसलिए इसका 10% लिया तो ये एबनॉर्मल लॉस आ गया जी। किसका? नहीं, आप दोबारा बोलिए। 610 बहुत सारे हैं ना, कौन सी बात कर रहे हो? 610 61,000। सवाल दोबारा करो। क्यों, किस वजह से? 10% किसका? क्यों? अंग्रेजी पढ़ो ना। एक्चुअल इवेपोरेशन was 10% higher than normal loss। इसका मतलब है कि अगर नॉर्मल लॉस 100 था तो एक्चुअल लॉस 110 था, ये मतलब है साइन का। एक्चुअल इवेपोरेशन was 10% higher than normal, तो अगर नॉर्मल लॉस 100 था तो ये 110 था, तो ये जो डिफरेंस है 10 का, यही एबनॉर्मल लॉस है। तो इसलिए वो 61,000 का 10%। और आपने इस सवाल में जो पूछना है बताएं जी। एक्चुअल लॉस वाज इक्वल टू एक्सपेक्टेड लॉस। नहीं, आपने क्या पूछा कि एबनॉर्मल लॉस भी 61,000 होता, यानी एबनॉर्मल लॉस होता और वो भी 61,000 होता। एक्चुअल इवेपोरेशन वाज डबल द एक्सपेक्टेशन।
नॉर्मल इधर जी, जो आप कह रही हो बना के देख लो, सिंपल जो कह रही हो बना के देख लो ना, पता चल जाएगा। जो उसमें वर्डिंग चेंज करना चाह रही है ना उसके हिसाब से बना के देख लें, इक्वेशन पे दिखा लेना मुझे। स्प्रिंग 10। अच्छा, अब केस 3 भूल गए होंगे तो केस 3 का एक होमवर्क ले लें आज। एक केस 3 का होमवर्क जिनके पास पुरानी किताबें हैं उसमें ये नहीं है, नई बुक में डला होगा। स्प्रिंग 24, स्प्रिंग 24 ये नई बुक है अगर आपके पास, तो उसमें पहला ही सवाल डाला हुआ मैंने, CML। अच्छा, ये अभी एक काम करें, देख लेना ताकि अभी तसल्ली कर लें केस 3 क्यों है ये। स्प्रिंग 24 अटेम्प्ट का सवाल है, चैप्टर में पहला ही सवाल है, CML। सवाल खोलिए तो मैं बताऊं कि क्यों है ये केस 3। सवाल तक पहुंचे तो बात करूं। डिपार्टमेंट A भी है और B भी है, तो डबल सवाल हो गया। डबल सवाल, प्रोसेस B को देख के बताएं कि क्या ये केस 1 है कि 2 है कि 3 है। अच्छा चले, पहली बात, केस 1 क्यों नहीं है? क्योंकि मटेरियल कॉस्ट आ रही है इसमें, केस 1 में नहीं आती। डिपार्टमेंट B वाले डब्बे में देखें, कॉस्ट ड्यूरिंग द मंथ में मटेरियल में 2,25,000 आ रहा है जी, तो केस 1 नहीं है। अब या तो केस 2 है या केस 3 है। तो नीचे यूनिट्स की इंफॉर्मेशन देखें, कोई नए मटेरियल के यूनिट्स नहीं दिए हुए, बस वही है जो रिसीव फ्रॉम प्रोसेस ए है, इसलिए केस 3। ओके, ये होमवर्क है सवाल। इसमें ना ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस में एक इंफॉर्मेशन की कमी थी, तो इसलिए प्रोसेस 2 का सवाल सॉल्व करते हुए P1 और न्यू मटेरियल कंबाइन करना पड़ेगा। वो आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको पता लगेगी बात। प्रोसेस 2 का सवाल करते हुए P1 और न्यू मटेरियल कॉलम मिला के एक रखना पड़ेगा, मजबूरी है ओपनिंग की वजह से। वो मैंने सोल्यूशन में नोट भी लिखा हुआ है, तो आप जब ये सवाल करेंगे तो डिस्कशन में आ जाएगी इसकी रीजन। स्प्रिंग 24 होमवर्क है बेटा, केस 3 का सवाल है, होमवर्क है। स्प्रिंग 24 करके आइएगा। अच्छा, अभी लिखिए एक सवाल और फिर एक पास पेपर का सवाल करते हैं। कल मैंने बाय प्रोडक्ट बताया था, उसकी एक सादे से सवाल से न्यूमेरिकल शक्ल दिखा देता हूं, फिर पास पेपर का भी कर लेते हैं। Following information relates to process 1 for the month of May. Following information relates to process 1 for the month of May. Opening work in process 3000 kg, 3000 kg, 75% complete. और इसकी कॉस्ट मटेरियल 60,000, 60,000, कन्वर्जन 90,000, 90,000। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है जी, हाँ करंट पीरियड डाटा, सॉरी करंट पीरियड डाटा। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 460,000, 460, 4,60,000। और ब्रैकेट में लिखिए 21,000 kg, 21,000 kg। कन्वर्जन कॉस्ट 820, 8,20,000, 820,000। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस
2500 2500 kg 60% कंप्लीट। इंस्पेक्शन स्टेज 50% नॉर्मल लॉस 5% ऑफ इनपुट 5% ऑफ इनपुट एक्चुअल लॉस 1500 किलो 1500 kg output comprises of JPA, JPB और बाय प्रोडक्ट C। 40% और 58% और 2%। यानी अगर आउटपुट निकला है 10,000 किलो तो 4,000 किलो 5800 किलो और 200 किलो। scrap value of defective units ₹9 पर केजी ₹9 पर केजी ₹9 पर केजी। byproduct C is transferred to process 2 from which C plus is produced. No losses are incurred in process 2. अब लिखें following information relates to process 2. No work in process और conversion cost ₹10,000 ₹10,000। उसके बाद लिखिए सेलिंग प्राइसेस। ये फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रोसेस 2 बस खत्म। उसके बाद लिखिए सेलिंग प्राइसेस पर यूनिट पर केजी सेलिंग प्राइसेस पर केजी। JPA 340 340 JPB 200 और C plus 60
और FIFO F को चले, FIFO मेथड है, FIFO मेथड है और मुझसे रिक्वायर्ड है स्टेटमेंट ऑफ एवेल्युएशन, प्रोसेस 1 का भी प्रोसेस 2 का भी। प्रोसेस 1 का भी है, प्रोसेस 2 का भी है, तो प्रोसेस 1 की हेडिंग दे ली, प्रोसेस 1 क्वांटिटी स्केड्यूल। जी ओपनिंग कितना? 3000, इनपुट 21,000, क्लोजिंग 2500, इंस्पेक्शन 50% पे, तो उस 50% पे ये भी पिछले महीने इंस्पेक्ट हो गया और ये भी हो गया, इसलिए माइनस नहीं होगा, तो फिर इंस्पेक्टेड यूनिट्स 21 ही हैं, 1050, और एक्चुअल लॉस है 1500, तो 450। आउटपुट क्या बना? 20,000। लेकिन मैं इसको आउटपुट नहीं लिख रहा, क्योंकि आउटपुट को मैंने इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में यूज करना होता है, और बाय प्रोडक्ट को हमने नहीं कहना आउटपुट, उसको नहीं लिखना डिनोमिनेटर में, इसलिए बाय प्रोडक्ट भी मैं यहां से लेस करने लगा। कितना है बाय प्रोडक्ट? ये कल बताया था, बाय प्रोडक्ट को भी इसमें से लेस ही करना है। हाँ, अब है आउटपुट 196, और अगर ये बाय प्रोडक्ट सीधा सीधा 400 किलो बता दिया हुआ तो मैं ये वाले तकल्लुफ ना करता, स्ट्रेट 400 लिख देता, लेकिन बाय प्रोडक्ट माइनस के बाद जो चीज है उसको हमने आउटपुट लेना। अभी देखिए सवाल में 400 बताया नहीं था ना, इसलिए इसका एक सब टोटल करना पड़ा ताकि उसमें से ये 2% लगा सकूं। अगर मैं वैसे ही सवाल में बता देता कि बाय प्रोडक्ट 400 किलो बने, तो ये काम हम ना कर रहे होते। आउटपुट लिखने के बाद ये कल बताया था आपको कि आउटपुट कंप्राइजेज ऑफ ए कितना, कैसे, किसका 40%? 19,600 का, 20,000 का 8,000, और बी मैंने आपको ये सारी चीजें 40, 58 और 2, ये देखिए 2% किस पे लगाया? 20,000 पे, तो 40, 58 और 2 ये ऐसे बन रहा है 100% पूरा। मैंने आपको आउटपुट कंप्राइजेज ऑफ सवाल में कितना लिख के दिया है? 40, 58 और 2, ऐसे हो रहा है 100 पूरा। तो ये तीनों किसकी परसेंटेजेस हैं? 20,000 की। तो इसलिए 20,000 का 2%, 20,000 का 40%, 20,000 का 58%। अगर मैं आपको बाय प्रोडक्ट के किलो खुद बता देता और फिर कहता आउटपुट कंप्राइजेज ऑफ ए और बी, तो वो ए और बी में ही 100 पूरा कर देता मैं। दोबारा, इसमें 40, 58 और 2, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये 100 पूरा हो रहा है, तो फिर ये जिसका 2% है उसी का 40 और 58%। अगर यहां पर मैंने 400 किलो खुद बता दिया होता, या 500-600 जितने भी किलो खुद बताता, तो ये माइनस करने के बाद आउटपुट आता, और फिर अगर मैंने ये कहना भी होता कि आउटपुट कंप्राइज ऑफ ए और बी, तो फिर वो ए और बी की परसेंटेज फिर पूरी 100 बना रहा होता। ये तो थोड़ी 100 बन रही है, तो इसलिए जिसपे 2% लगा रहे हैं उसी के ऊपर 40 और 58। तो इसलिए अगर आपको आउटपुट कंप्राइजेज ऑफ कहा है, तो इस पे ध्यान रखना है कि वो बाय प्रोडक्ट के अलावा चीजें हैं या बाय प्रोडक्ट मिला के बात कर रहे हैं।
इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, FIFO है ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 3000 और कन्वर्जन के एतबार से ये 25 स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड 19,600 माइनस 3000 16600 क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 2500 मटेरियल पूरा कन्वर्जन अधूरा 60 2500 1500 एबनॉर्मल लॉस 450 मटेरियल पूरा कन्वर्जन अधूरा 450 225 19550 19075 FIFO है 60,000 अरे नहीं भाई FIFO है 460 820 नॉर्मल लॉस की रिकवरी 1050 9 रुपए 9450 और बाय प्रोडक्ट की NRV ये किधर है? हाँ बेशक वो C प्लस है, लेकिन हम इसकी NRV निकालने के लिए 60 में से फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस कर देंगे। यार भी परसों तो किया ये काम। तो एक C प्लस कितने का बेच लेंगे? एक C प्लस 60 का, और हम 400 C से 400 ही C प्लस बना लेंगे। ये कैसे पता? नो लॉस। वो जो मैंने परसों किया था उसमें वो लॉस हो रहा था, तो मैंने इसके 4000 की बजाय 3600 लिखा था, परसों किया था। अब लिखा है कि जितने C होंगे उतने ही C प्लस बना लेंगे, तो इतने C प्लस बना लेंगे जो कि इतने रुपए का बिकेगा, माइनस 10,000 रुपए का खर्चा होगा। 10,000 कहां से आया? ये प्रोसेस 2 का कन्वर्जन दिया हुआ मैंने, सवाल में कन्वर्जन दिया ना प्रोसेस 2 की, तो प्रोसेस 2 में यही फर्दर प्रोसेस ही तो हो रहा है, तो ये वो 10,000 आ गया। इतनी अजीब अजीब शक्लें बना रहे हैं। NRV निकाली है मैंने। 400 ही क्यों लिखा? क्योंकि 400 से 400 ही C प्लस बनेंगे, इतने के बिकेंगे, माइनस इतना मजीद खर्चा आएगा, तो इसकी NRV बन गई 14,000। नहीं समझ आ रही बात? फोर 6,550 और 820 तो इक्विवेलेंट केजीज आ गए। अच्छा यहां से लेस क्यों किया ये कल बताया था, और ये ब्रैकेट में क्या किया ये परसों यही काम किए थे, यही काम सिखाए थे। कितना जी? कॉस्ट पर केजी 22.31 ये 42.9899।
क्या पूछना है? FIFO मेथड, कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स, opening, work in process, or started and completed. BD 60 और 90, 150. Conversion 750 into 42.99, 32243 बस. और स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड में 16600 इंटू ये दोनों 22.33 प्लस 42.99, 1100912. 1084312 1 2 6 6 555. और ये कल की थी बात के कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स निकालने के बाद एलोकेटेड टू जेपीए और जेपीबी. अब ये फिगर्स, वो जो टेबल बनाना था वो बेशक यहां ना बनाए, उसको हम कह देते हैं वर्किंग वन. तो कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स और ये उसके दो टुकड़े, और ये दो टुकड़े हैं जो कल परसों मेहनत की थी. और कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, मटेरियल कन्वर्जन 2500 इंटू 22.33 और 1500 इंटू 42.99. और कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस, मटेरियल 450 इंटू 22.33 और कन्वर्जन 225 इंटू 42.99. ये एलोकेट कर दें, 1266 एलोकेट कर दें, यानी वर्किंग वन कर दें. टोटल एनआरवी और उसकी एलोकेशन तोड़ें 1266 को. किसमें तोड़ना है? ए, बी और सी में? ए और बी में बस.
हाँ जी, कितना? नो कॉन्फिडेंस। 6 5 8 1 ए के यूनिट्स 8000 इंटू 340, बी के यूनिट्स इंटू 272000 2 फिर से 2320 50। इस रेशो में 1266 को बांटना है। ये हो गया प्रोसेस 1 की स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन। प्रोसेस 2, प्रोसेस 2 ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस नहीं है, ट्रांसफर इन 400, क्लोजिंग नहीं है, कोई लॉस नहीं है, आउटपुट 400। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बनाने की जरूरत है? हाँ जी, क्यों नहीं भाई? वो तो बनाते हैं वर्क इन प्रोसेस हो या लॉस हो, तो वर्क इन प्रोसेस भी नहीं है, लॉस भी नहीं है, तो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। नॉट नीडेड। किसी का दिल कर रहा है बनाने का तो बिल्कुल बना ले। कॉस्ट पर केजी, मटेरियल की जगह P1, मटेरियल की जगह P1। ओपनिंग तो है नहीं, करंट पीरियड में क्या लिखो? 14,000। ये वो 14,000 है जो उधर माइनस किया था। अभी प्रोसेस 1 में जो 14 माइनस किया था ये वो 14 है, और 10,000, और इसका डिनोमिनेटर 400 400, कॉस्ट पर केजी 25 है, 35 20 25। स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन, वर्क इन प्रोसेस लॉस है नहीं, तो बस सिर्फ कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स 400 इंटू 20, ये प्रोसेस 2।
अच्छा, अगर इस सवाल में मैंने स्टेटमेंट ऑफ एवेल्यूशन पूछी है तो इसको प्रेजेंट कैसे करें? आंसर में पहले स्टेटमेंट ऑफ एवेल्यूशन आए, बाकी सारा कुछ वर्किंग में आए, कोई मसला नहीं है। कैलकुलेशन फ्लो में चलाएं तो अच्छी बात है, क्वांटिटीज कैटेगरीज फ्लो में चला दें, बाकी उसको हेडिंग तो नजर आ ही जाएगी स्टेटमेंट ऑफ एवेल्यूशन, और प्रोमिनेंट करना है तो डब्बा बना दें इसके कहते। तो जरूरी नहीं कि स्टेटमेंट ऑफ एवेल्यूशन से आंसर स्टार्ट हो। हाँ जी, डन। चलें एक पास पेपर का सवाल देख लें, मैं करता हूं बोर्ड पे। उसमें भी कम कैलकुलेशन है, कोई वर्किंग प्रोसेस नहीं है। एक सवाल होगा जी पास पेपर में, बुक में आइए, ऑटम 15 अटेम्प्ट का एक सवाल होगा। ऑटम 15 ऑटम 15 मेरी बुक में क्वेश्चन 14 ओशियानिक केमिकल्स। इसमें पूछना है कुछ? चलें ओशियानिक केमिकल्स पढ़ ले, मैं करता हूं। सवाल कहा था पढ़ने को? ओशियानिक केमिकल्स दो जॉइंट प्रोडक्ट्स बनाते हैं, सिग्मा और बीटा, और उसके बाद जो सिग्मा है वो तो सेल हो जाता है, लेकिन जो बीटा है वो पढ़ने लिखने के लिए रिफाइनिंग प्रोसेस में चला जाता है, जहां से वो पढ़ लिख के थीटा बन के निकलता है। और प्रोसेस 1 में एक बाय प्रोडक्ट भी बनता है जी, और जी पढ़े लिखे बगैर ही बस बिक जाता है। तो कहानी यह है कि एक है प्रोसेस 1 जिसका नाम सवाल में दिया हुआ है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, इसका आउटपुट है सिग्मा बीटा और जी। ये भी सेल हो जाता है, ये तो है ही बाय प्रोडक्ट, ये भी सेल हो जाता है, ये बाय प्रोडक्ट है। जो बीटा है ये प्रोसेस 2 में चला जाता है और यहां से थीटा बन के निकलता है। सवाल पूछा है सिग्मा और थीटा, बीटा नहीं, थीटा की पर यूनिट कॉस्ट, ये सवाल है। तो प्रोसेस 1 का भी सवाल सॉल्व करना पड़ेगा और प्रोसेस 2 का भी करना पड़ेगा। प्रोसेस 1 का इसकी पर यूनिट कॉस्ट कैसे निकालें? जैसे कल कर रहे थे, परसों कर रहे थे कि पर यूनिट कॉस्ट के लिए आपको पहले प्रोसेस 1 पूरा सॉल्व करके कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स उसको इन दोनों में एलोकेट, और जो सिग्मा का हिस्सा आया होगा उसको सिग्मा के यूनिट से डिवाइड, तो ये पोर्शन सॉल्व।
और जो बीटा का हिस्सा आया होगा वो प्रोसेस 2 में जाएगा, कॉस्ट ऑफ यूनिट्स ट्रांसफर्ड इन, फिर प्रोसेस 2 सॉल्व होगा और उसका जो आउटपुट निकलेगा ये सवाल की अप्रोच है। इस सवाल की अंग्रेजी में ये जो मैंने आपको पहले 2 पैराग्राफ की कहानी बताई है, और हाँ ये मैंने परसों किया था, जितने बीटे होंगे वो सारे थीटे नहीं बन सकेंगे। कितने जाया हो जाएंगे? 5%। ये जो परसों किया था कि 4000 बीटे से 3600 थीटे बन रहे थे, पता नहीं था मैंने क्या बी प्लस कहा था क्या कहा था, तो ये वो वाली पॉइंट है। तो हमें 2 प्रोसेस का सवाल सॉल्व करना है, ज्वाइंट प्रोडक्ट है, बाय प्रोडक्ट है। अंग्रेजी में अगर किसी को कोई एतराज परेशानी है तो बताएं। ऑटम 15 सवाल की जो रिक्वायरमेंट है वो है दोनों प्रोडक्ट की पर यूनिट कॉस्ट। आप ये भी कर सकते हैं कि 2-3 लाइनें छोड़ के बाकी सब वर्किंग्स कर लें, और ये भी कर सकते हैं कि कैलकुलेशन सारी फ्लो में चलाएं, एंड पे एक डब्बा बना के हेडिंग दे लेना कॉस्ट पर यूनिट। तो पहले हम फर्स्ट फ्लो में चलते हैं। हाँ इतना जरूर कर लें कि प्रोसेस 1 इसकी हेडिंग दे दें ताकि आपको भी पता चले क्या हो रहा है। प्रोसेस 1 क्वांटिटी स्केड्यूल लीटर्स। अच्छा ये मैंने मेरा ख्याल है मैंने नहीं चेंज किया इसको। कर दिया था, ठीक है ठीक है, लीटर्स है। ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस नहीं है। इनपुट में आपको उसके लीटर्स तो नहीं बताए, लेकिन टोटल अमाउंट पता है और पर लीटर कितने का है ये पता है। टोटल अमाउंट कितनी? 3 मिलियन डिवाइडेड बाय 1 लीटर कितने का? 50। तो इनपुट आ जाएगा 60,000। क्लोजिंग नहीं है, तो फिर इंस्पेक्टेड यूनिट्स भी यही हैं। नॉर्मल लॉस 60,000 का 5% जी 3,000। बाय प्रोडक्ट 5845। और एक्चुअल लॉस बताया है या आउटपुट बताया है? आउटपुट बताया, तो एक लाइन छोड़ के आउटपुट कितना लिखें? सिग्मा और बीटा दोनों को ऐड करके 50855। सिग्मा और बीटा दोनों को मिला के, और इसको बैलेंस करें तो कितना? 300 एबनॉर्मल लॉस। और इधर नीचे मेरे पास तो जगह नहीं है, मैं छोटा छोटा ही लिख रहा हूं। आउटपुट कंप्राइजेस ऑफ क्या है जी? सिग्मा 34800 और बीटा 16055। ये होगा क्वांटिटी स्केड्यूल। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन मटेरियल और कन्वर्जन। FIFO FCO का मसला ही नहीं, क्योंकि ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस नहीं है। तो कंप्लीटेड यूनिट्स 50855। ये फिगर ठीक है, मुझे लग नहीं रही थी। ये दोनों को ऐड करके ये आता है। अच्छा, और एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स 300, और इनकी कोई स्टेज ऑफ कंप्लीशन नहीं बताई तो फिर 100% ही है। 51155। कॉस्ट पर यूनिट या पर लीटर। मटेरियल कन्वर्जन। करंट पीरियड कॉस्ट 3 मिलियन, और कन्वर्जन 4350। नॉर्मल लॉस की रिकवरी नहीं है। NRV ऑफ
बाय प्रोडक्ट 5845 इंटू 40 233800 2766 ये जी बाय प्रोडक्ट है 51155 51155 तो कॉस्ट पर यूनिट बन गया 54.07 85.04 स्टेटमेंट ऑफ एवेल्यूएशन रिक्वायर्ड नहीं, बस हम कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है तो कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स 50855 जी क्या जी तो उसमें तो बाय प्रोडक्ट प्रोसेस 2 में जा रहा था ना पढ़ने लिखने, ये तो नहीं जा रहा जी क्योंकि बाय प्रोडक्ट मैंने पिछले सवाल में किलो बताए नहीं थे, परसेंटेज लगा के निकालने पड़े थे, इसलिए बीच में 20,000 का सब टोटल किया था। अब तो बताए हुए हैं तो उस सब टोटल की जरूरत ही नहीं है। देखें जी बस 40 का बिक जाता है, अगर फर्दर प्रोसेस होके बिकता तो कोई माइनस करते हैं ना, ये तो इतने का ही बिक जाएगा। पिछले सवाल में वो फर्दर प्रोसेस होता था। सेवन 7074439 कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स। और अब क्या करना है इसको, अब एनआरवी में बांटना है, तो उसके लिए हमें चाहिए टोटल एनआरवी। टोटल एनआरवी सिग्मा की और बीटा की। सिग्मा एज इट इज बिक जाएगा 34800 इंटू 300 का, और बीटा बीटा थीटा बनेगा, लेकिन जितने बीटे हैं उतने थीटे नहीं बनेंगे। बीटे कितने हैं 160, बिकने के लिए कितने थीटे बनेंगे, ये कितने जी जी हाँ इस सवाल में गेन था नहीं इसलिए उसने अप टू का वर्ड लिख दिया, तो फिर वो अप टू ना लिखता। वैसे जनरली पूछ रहे हैं, हाँ मतलब वो कह रहे हैं यहां तक तो हम सब नॉर्मली मानते हैं, तो अगर अप टू है तो इसका मतलब है कि गेन नहीं है फिर उस बिजनेस में। ये 0.95 वाली बात ये वो किया मैंने जो परसों सवाल में मैंने 4000 माइनस 400 मतलब 3600 लिखा था ना, ये मैंने वो वाला काम किया है। देखिए हम टोटल एनआरवी निकाल रहे हैं, बीटे इतने ही हैं लेकिन ये बिकेंगे नहीं, ये थीटे बन के बिकेंगे, तो इतने थीटे बनेंगे। अच्छा हमें सवाल में पता नहीं कि एक्चुअली थीटे कितने बने, पता है लिखा तो हुआ है, तो मैं वही क्यों ना ले लूं, लेकिन हमें पता तो चल गया कितने बने हैं। नहीं बीटा से ही वो थीटे बने हैं 15,200, तो मैं 15,200 ही क्यों ना लिख दूं। ये 15,200 आ रहा है देखें, तो मैं 15,200 ही क्यों ना लिख दूं। नहीं लेकिन टोटल एनआरवी तो यही है ना कि टोटल थीटे कितने नेट कमा के देंगे। हाँ अच्छा ये जिन बच्चों को कोई फिक्र नहीं कि बात क्या हो रही है वो इधर मेरी बात सुने। ये 0.95 क्यों किया है, क्योंकि 5% जाया होने हैं तो थीटे बनने हैं। तो मेरा सवाल ये है कि इसको इंटू 0.95 करने की बजाय सवाल में टोटल दिए तो हुए थीटे कितने बने अभी कब, ये कैलकुलेशन आप कब कर रहे हैं, प्रोसेस 1 के एंड पे। हाँ लेकिन कैलकुलेशंस किस टाइम कर रहे हैं बैठ के, मंथ के एंड पे, तो मंथ के एंड पे पता चल नहीं गया। हाँ जी तो अगला प्रोसेस अगले महीने होगा, वो भी इसी महीने है।
तो यहां 15,200 क्यों ना लिख दें, 0.95 क्यों करें? क्योंकि हाँ ठीक है नॉर्मल लॉस है, लेकिन पता तो चल गया है वो। ठीक है शाबाश, ये भी रीजन ठीक है, बिल्कुल सही है। लेकिन ये तो एनआरवी निकाल रहे हैं हम लोग। ये कैलकुलेशंस कर कब रहे हैं? पीरियड एंड पे, महीने के एंड पे। तब तक हमें प्रोसेस 2 की एक्चुअल पिक्चर नहीं पता लग गई। अब पिक्चर पता लग गई है, लेकिन मेरी बात सुन रहे हैं, जाग रहे हैं? हम ये कैलकुलेशन मंथ एंड पे कर रहे हैं, बिल्कुल मंथ एंड पे ही कर रहे हैं, और इस महीने के एंड पे हमें एक्चुअल डाटा प्रोसेस 2 का नजर आ भी गया है। लेकिन कॉन्सेप्चुअली स्पीकिंग ये हम कैलकुलेशन करते हुए प्रोसेस 1 के एंड पे खड़े हैं, प्रोसेस 2 में नहीं गए अभी। दोबारा, ये कैलकुलेशन के लिए डाटा बेशक पूरे महीने का टोटल यूज कर रहे हैं, और हमारे पास महीने के एंड पे सब एक्चुअल पिक्चर नजर आ गई हुई है, प्रोसेस 2 का एक्चुअल डाटा है, हम ये महीने के एंड पे कैलकुलेशन कर रहे हैं। लेकिन कॉन्सेप्चुअली स्पीकिंग ये कैलकुलेशन किस बेस पे हो रही है? प्रोसेस 1 के दरवाजे पे खड़े होके। तो कॉन्सेप्चुअली प्रोसेस 1 के दरवाजे पे खड़े, तो हमें क्या पता प्रोसेस 2 में एक्चुअली क्या हुआ? तो इसलिए 0.95 इस्तेमाल होगा। हाँ नहीं बिल्कुल भी नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, जिंदगी में सारी चीजें समझ आएंगी भी नहीं, कोई मसला नहीं है। हाँ तो मतलब समझ आ गया ना? तो हमने यहां एनआरबी की कैलकुलेशन में नॉर्मल लॉस वाली ही फिगर कंसीडर करनी है। असल में प्रोसेस 2 में 15,200 बने, लेकिन वो तो प्रोसेस 2 से गुजरेंगे तो पता लगेगा ना। तो हम कॉन्सेप्चुअली स्पीकिंग प्रोसेस 1 के दरवाजे पे खड़े होकर कैलकुलेशन कर रहे हैं, इसलिए हम ये एस्टिमेशंस यूज कर रहे हैं। कितने का बिकेगा एक थीटा? 500 का। तो फिर मजबूरन हम 15,200 ही ले लेते। अगर ये 5% वाली बात ना बताई होती, बस वैसे ही कहा होता प्रोसेस 2 में इतने थीटे बने, तो हम वही 15,200 ले लेते। और एनआरवी के लिए हमें थीटे की फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट भी चाहिए, उसके लिए इस चीज को यहां रोक के पहले प्रोसेस 2 पे जाना पड़ेगा। तो ये वर्किंग हमारी यहां रुक गई, ये निकलेगी एनआरवी। इस एनआरवी की रेशो में एलोकेशन होगी सिग्मा बीटा। किस फिगर की एलोकेशन होगी? इसकी 7074439 इंटू ये क्या बना 10440000। ये फिगर हमें अभी नहीं पता। क्यों नहीं पता? फर्दर प्रोसेसिंग हमें नहीं पता। इनको ऐड करके इसकी रेशो में ये बांटना है। तो इसलिए प्रोसेस 1 का ये वाला काम यहां स्टॉप हो गया। इसको यहां खाली जगह छोड़ के प्रोसेस 2 पे चलते हैं। प्रोसेस 2 का क्वांटिटी स्केड्यूल। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस नहीं है, ट्रांसफर इन 16055। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस नहीं है। नॉर्मल लॉस नहीं, हर जवाब नहीं होता। नॉर्मल लॉस 5%। 803 आउटपुट 15। तो फिर
52 abnormal loss. Equivalent production P1. Completed 15200 15200. एबनॉर्मल लॉस नहीं बताया तो 100% ही है. वन 5252. कॉस्ट पर यूनिट P1 कॉलम, कन्वर्जन कॉलम. ओपनिंग है नहीं तो करंट पीरियड कॉस्ट. ये फिगर कौन सी होगी? ये वाली जो बीटा का हिस्सा आएगा. ये भी नहीं पता. कन्वर्जन 1 2. नॉर्मल लॉस की रिकवरी नहीं है. इक्विवेलेंट यूनिट्स 15252. कॉस्ट पर यूनिट पता नहीं. 81.3. ये 81.3 उधर जाएंगे. ये फर्दर प्रोसेसिंग. और ये जो सवाल फंसा हुआ था ये हो जाएगा. ये 81.3 फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट निकली है ना. सिक्स जी. ये कहां से आया? लेबर और एफएच. 638611 1682617. फोर 3 8 9 4 3 5. टू 6 8 5 0 4. ये कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड बीटा, कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर्ड इन यूनिट्स 268504. 176.04. फाइनल रिक्वायरमेंट क्या थी सवाल की? तो सिग्मा की पर लीटर कॉस्ट. अब ये सारी कैलकुलेशन होने के बाद ये बिल्कुल आखिर में एक डब्बा बन रहा है. एंड रिक्वायरमेंट यही थी, कॉस्ट पर लीटर. सिग्मा 4389435 डिवाइडेड बाय 34800 126.13. और थीटा 1761 है और 81.3 एक है. 257.34. लेट ये सवाल. चल ठीक है. अल्लाह हाफिज.